हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भौतिक विज्ञान। और चैप्टर क्या है? गति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। लगातार आज तीसरा लेक्चर है। हम लोग सारा टॉपिक क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से चले आ रहे हैं। देखिए, 9th है, फिर 10th में जाएंगे, तो हर एक चीज़ को यहीं से पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि 9th से ही रिलेटेड 10 का सिलेबस होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे कि कहीं आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चाल को। देखिए, पिछले लेक्चर में चाल को पढ़े थे, लेकिन अधूरा रह गया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? चाल को कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए, किसी पिंड किसी पिंड द्वारा किसी पिंड द्वारा एकांक समय में एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या? कि चाल कहलाता है। ठीक है, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्पीड। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। ठीक, तो किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। नो डाउट, बिल्कुल क्लियर है। इतना तो एकदम क्लियर होगा ही, क्योंकि किसी पिंड, यहाँ बस सेंटेंस को समझिए कि क्या कह रहा है कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। ठीक, फार्मूला होता है क्या? कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या? कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी पे एक प्रश्न को हल करेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं क्या? चलिए इसी पे एक प्रश्न को हल करते हैं कि रोहन ने 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय की, तो चाल ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 100 मीटर। और समय कितना है? 5। तो 20 पचे 100, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड, यानी 20 मीटर एक सेकेंड में कितना? 20 मीटर चला। ठीक, एक सेकेंड में 20 मीटर। तो देखिए, एक सेकेंड में कितना मीटर चला? 20 मीटर। तो यानी इसी को बोलते हैं एकांक समय। यानी एक सेकेंड वाले भाग को क्या बोलते हैं? एकांक। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट? यहाँ पे लिखा है ना कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है, तो यही बोलते हैं एक सेकेंड में 20 मीटर की दूरी किसने? रोहन ने तय की। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे? औसत चाल। चाल को पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या? औसत चाल। औसत चाल सबसे पहले समझें क्या? किसी पिंड द्वारा किसी पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगा कुल समय बराबर लगा कुल समय क्या? कि लगा कुल समय के अनुपात को क्या? के अनुपात को क्या कहते हैं हम? बताइए। औसत चाल कहते हैं। औसत चाल
कहते हैं क्या? औसत चाल कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, समझते चलेंगे। एग्जाम्पल हम समझते चलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक गाड़ी 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा 20 मीटर की दूरी 20 मीटर की दूरी कितना, 4 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। कोई डाउट? चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। कुल दूरी बटा कुल समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी होगा। तो लिख लीजिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए कुल दूरी को नोट करते हैं। यहाँ 10 मीटर और यहाँ 20 मीटर, तो 10 और प्लस 20। ठीक, अब उसके बाद कुल समय को लिख लेते हैं बटे के रूप में। ठीक, यहाँ देखिए कितना समय है, 5 सेकेंड और प्लस 4 सेकेंड, कितना हो गया, 10 20 यानी 30, और कितना, 5 4 9। यहाँ औसत निकाल लेंगे, यही हो जाएगा आपका। देख लीजिए 3 तिरिकी 9 और 3 दहा में 30, ये आपका औसत चाल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसको लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। आगे देखते हैं हम क्या, औसत चाल को देख लिए, इसके बाद देखते हैं क्या, वेग को। क्या देखते हैं, वेग। चलिए हेडिंग डालिए वेग, इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या, पिंड द्वारा, क्या लिखिए, कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को, तय की गई कुल विस्थापन कुल अनुपात, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। नोट करिए, नोट करिए। चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, कि वेग बराबर
विस्थापन बटा समय। क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़े हैं क्या कि पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो देखिए वेग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, यानी किसी वस्तु द्वारा क्या विस्थापन मतलब क्या होता है, बात समझ बताइए बताइए। देखिए हमने पढ़ा था कि क्या बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहां से मोहन अपने मोहिनी के पास जा रहा है, ठीक, मोहन अपने मोहिनी के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, वह वास्तविक पथ पे चलता है, वह वास्तविक। देखिए हम यही तो बोले कि एक एक टॉपिक अगले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से मोहन चला मोहिनी के पास, अपने प्रेमिका के पास, मोहन चला मोहिनी के पास। तो ये देखिए वास्तविक पथ से चल रहा है। वास्तविक पथ मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जिस जिस तरह रास्ता बना है उस तरह वह पकड़ के जा रहा है, ठीक। तो यहां से निकला बिंदु ए से और बिंदु बी पे चला गया, तो ये आपका हो गया वास्तविक पथ। लेकिन जिसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसकी कुल लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। हम लोग पीछे एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक एकदम बिल्कुल सीधी रेखा, मतलब बात समझ रहे हैं क्या, कि बिना अपने दिशा परिवर्तन को बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या मोहन मोहिनी के पास पहुंच गया, वही तो विस्थापन हो गया। तो विस्थापन और दूरी में कभी डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए तो कह रहा है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वेग कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ा तो वेग क्या है, वेग बराबर है विस्थापन बटा समय, यानी ये जो है विस्थापन यानी कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इनकी न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, न्यूनतम दूरी कितना है और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। बात समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, यानी न्यूनतम दूरी। अब सीधी रेखा में जाएंगे तभी तो न्यूनतम दूरी प्राप्त होगा। तो यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी, और उसके बाद क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में लगा कितना समय। तो देखिए वही हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, यानी वेग बराबर विस्थापन बटा समय। कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलिए कोई डाउट हो फिर बता दीजिएगा। आगे देखते हैं क्या, चाल और वेग में अंतर। समझिए हर एक चीज, समझिए कि हर एक चीज का अंतर समझते चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अंतर समझते चलिए, ठीक, अंतर समझते चलिए कि इसमें क्या है और वेग में क्या है। चलिए सबसे पहले एक एक अंतर समझते हैं, ठीक है। देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हमको तो लग रहा है चाल को इतनी बार पढ़ लिए कि कभी भी भूलने की नौबत नहीं आएगी। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं। अगला देखिए इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, यानी यहाँ बात समझिएगा, जहां बस विस्थापन होगा वहां निश्चित कोई दिशा होगी, जहां विस्थापन होगा वहां निश्चित दिशा होगी। तो इकाई यानी एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में, बात समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा अंतर हो रहा है। एकांक समय में तय की गई दूरी, लेकिन एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, तय की गई दूरी वेग कहलाता है, या कहते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल, लेकिन किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को
वेग कहते हैं। ठीक, यह एक अदिश राशि है। क्या, चाल जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। और यहां देख लेते हैं, यह क्या है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए नोट करते चलिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट करते चलिए, क्योंकि यही नोट्स आपको काम देगा कब, बोर्ड का जब एग्जाम आएगा। यहीं से सारे प्रश्न 9वीं 10वीं दोनों में से मर्ज करके बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिए, खूब अच्छा नोट्स बनाते चलिए। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, चाल सदैव क्या होता है, चाल सदैव धनात्मक होता है। चाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। नोट करिए, इसके बाद लिखिए, वेग धनात्मक, अभी समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं कि वेग धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, हो सकता है। समझिएगा बात, हम लोग पढ़े हैं अभी क्या कि वेग बराबर क्या, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक, यही तो पढ़े हैं। यहां देखिए, अब विस्थापन में क्या हो रहा था, बताइए कि दूरी क्या था, दूरी और विस्थापन का जब हम लोग अंतर पढ़ रहे थे तो वहां था क्या कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसलिए जहां विस्थापन वहां वेग, और जहां वेग वहां विस्थापन, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यहीं से क्लियर हो गया आपका, इसी फार्मूले से क्लियर हो गया कि हमने वेग को धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य क्यों बोला, क्योंकि यहाँ विस्थापन है। ठीक, और विस्थापन में हमारा क्या है कि धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक, चलिए नोट करिए, इसमें देखिए औसत चाल निश्चित होता है, औसत चाल निश्चित होता है। नोट करते रहिएगा। चलिए उसके बाद लिख लीजिए, औसत वेग शून्य भी हो सकता है, औसत वेग शून्य भी हो सकता है, शून्य यानी जीरो, शून्य भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो नोट करते चलिए, लिख लीजिए, चाल को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत होती है, परिणाम की जरूरत होती है। होती है, नोट करिए, चाल को व्यक्त करने केवल परिणाम की जरूरत होती है। चाल को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है, यहां देखिए ध्यान से, करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, सॉरी, जरूरत होती है। चलिए, चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, या आवश्यकता लिख सकते हैं। वेग को व्यक्त करने के लिए, वेग को
व्यक्त करने के लिए परिमाण परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत या आवश्यकता होती है। दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कोई डाउट? पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर नोट करते चलिए। चाल तथा वेग में हम क्या समझ रहे थे? अंतर, यानी चाल वेग में अंतर। चलिए नोट करते चलिए। चाल तथा वेग में अंतर नोट कर लिए। चलिए बाबू, अगर कहीं से दिक्कत हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 8वीं के बाद 9वीं में आने के बाद आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ सा पैटर्न चेंज होते चला जाता है। थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से चेंज होगा और यहाँ अगर मेहनत करके यहाँ समझ गए तो फिर कभी दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और समझिए। कहीं से दिक्कत होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्लास को देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो फिर एग्जाम टाइम में वही डाउट बड़ा डाउट बन के और आपके आंसर को गलत कर देता है। क्योंकि चाल की जगह दूरी, दूरी की जगह औसत चाल, कुछ अजीब टाइप का प्रश्न लिख के आते हैं। क्योंकि एक बार हम क्लास में ही, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बच्चे को प्रश्न दे दिए थे केमिस्ट्री में कि गलनांक किसे कहते हैं। तो उस बच्चे ने उत्तर दिया था क्या कि गलनांक, मठिया पे गठिया राज करने वाले को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ऐसा आप लोग ना करिएगा। एक लड़का हमारे साथ क्या कर रहा था, वाइवा भी दे रहा था, तो उस वाइवे में पूछा गया, एग्जामिनर पूछा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा अम्ल है। अब बस इतना ही पे एग्जामिनर सबको क्लास में भेज दिया था। इस तरह की दिक्कत न आए, क्योंकि यहाँ अगर समझ लेंगे एक बार ना, तो फिर गति से कहीं से प्रश्न आएगा आप कर देंगे। ठीक है, बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन एक बार समझने की क्या है, जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा क्या? गति समीकरण। ठीक, गति समीकरण। पीछे वाला सारा रिवीजन कर लीजिएगा जितना पढ़ाए हैं, कहीं से कोई डाउट न रह जाए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो भी टॉपिक है सब पीछे वाले से रिलेटेड है। तो इसलिए हम गति समीकरण कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज आप क्या करिएगा कि जितना पढ़ा दिए उसको एक बार पूरा नोट्स उठाइएगा और सारा रिवीजन करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड